देखिए आज आपका सीआरपीसी में जो चैप्टर शुरू करना है चैप्टर 8 शुरू करना है। और इसमें आपका जो यूपी एपी और जे का जहाँ तक प्रश्न है आपका मेंस में एक क्वेश्चन एक दो बार बनाया है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन इधर से बनते हैं भाई प्री में बनते हैं, लेकिन आपका यूपी में दो क्वेश्चन मेंस में भी बन चुके हैं। तो आइए पहले इसकी भूमिका देखी जाए। आपका अध्याय 8 यानी कि अध्याय 8 में है आपका पीस मेंटेन रखने यानी कि परिशांति बनाए रखने और गुड बिहेव यानी कि सदाचारी बने रहने के लिए सिक्योरिटी ली जाती है, प्रतिभूति ली जाती है, गारंटी ली जाती है। यानी कि कोई व्यक्ति अशांति न फैलाए या सदाचारी बना रहे, यानी कि आपका शांति बनाए रखे और आपका सदाचार भी बनाए रखे। इसके लिए आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं, इन धाराओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे, यानी कि डीएम साहब, एडीएम साहब या एसडीएम साहब होंगे, जो व्यक्तियों से आपका गारंटी मांगेंगे, श्योरिटी मांगेंगे, प्रत्याभूति मांगेंगे कि आप श्योरिटी दीजिए कि आप परिशांति बनाए रखेंगे या सदाचारी बने रहेंगे। ये जो आपका अध्याय है, जब भी इस अध्याय को पढ़िए तो कुछ कोरिलेट करके भी आपको पढ़ना है। आपका कोरिलेट करके ये पढ़ना है कि जब भी इस अध्याय को पढ़िए तो पहला आपका आईपीसी का अध्याय 8 पढ़ना है, यानी कि आईपीसी का हल्का सा अध्याय हम 8 बताएंगे, जिसमें कि आपका 141 से लेकर 160 तक धाराएं। सीआरपीसी का चैप्टर 8 जो हम बताएंगे, इसमें जो सेक्शन आपको पढ़ना है 106 से लेकर 124 अभी हम बताएंगे। इसके बाद आपका जो पढ़ना है वह संविधान भी पढ़ना है, और संविधान का जो अनुच्छेद आपको पढ़ना है वह आर्टिकल 22 पढ़ना है, यानी कि अनुच्छेद 22। और मुख्य रूप से 22 का जो क्लाज पढ़ना है 4 पढ़ना है। इसके बाद आपका एक सिद्धांत और पढ़ना है। वह सिद्धांत ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले से ही परहेज कर लिया जाए तो इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर चीनी कम खाते तो शुगर की संभावना क्या होती, कम। तो आप पहले चीनी कम खिलाइए मरीज को ताकि शुगर हो न। तो उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति से ये उचित आशंका है कि ये पीस को ब्रीच कर देगा या गुड बिहेव नहीं बनाए रखेगा, अच्छा आचरण नहीं बनाए रखेगा, तो उससे श्योरिटी मांगी जाती है कि तुम गारंटी दो कि अच्छा आचरण भी बनाए रखोगे, परिशांत भी कायम रखोगे। अगर वह श्योरिटी नहीं देता तो बिना अपराध के ही जेल भेजा जाएगा। यानी कि यह जो अध्याय है यह दंडात्मक नहीं है, बल्कि इस अध्याय का उद्देश्य प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव मतलब निवारणात्मक, ये भी आपको देखना है। अब आइए शुरुआत किया जाए। आपका सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आपका संविधान से लेकर चला जाए। संविधान के आर्टिकल 22 में गिरफ्तार व्यक्ति को कई अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 22 का खंड 1 बताता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार या अरेस्ट किया गया है, जितना जल्दी हो सके उसे उसके गिरफ्तारी का बेस बताया जाए, गिरफ्तारी का आधार बताया जाए,
कारण बताया जाए क्यों क्यों उसे गिरफ्तार किया गया, पहला अधिकार। दूसरा अधिकार है कि उसे अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार होगा। ये दोनों अधिकार अनुच्छेद 22(1) में समाहित हैं। अनुच्छेद 22 का क्लाज 2 ये बताता है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, यात्रा के समय को निकालने के बाद आपका 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, लेकिन यात्रा के समय को क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। खंड 3 इन दोनों का अपवाद बताता है कि ये जो तुरंत आधार बताया जाए, 24 घंटे में पेश किया जाए, इत्यादि जो अधिकार है, ये दो मामलों में अप्लाई नहीं करेंगे। पहला मामला है आपका अगर कोई विदेशी शत्रु गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा है प्रिवेंटिव लॉ या निवारक विधि। यानी कि दो ऐसी अपवादिक दशा है जहां की अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 और क्लाज 2 अप्लाई नहीं होगा। फिर एक बार याद रखिएगा अपवाद। पहला है आपका विदेशी शत्रु अगर गिरफ्तार किया जाता है, और दूसरा है जिस व्यक्ति को प्रिवेंटिव लॉ के तहत गिरफ्तार किया जाता है, जैसे कि आपका रासुका हो गया, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, या नेशनल सिक्योरिटी आपका एक्ट, या शॉर्टकट में आप लोग कहते हैं NSA। तो जिस पर NSA लग जाता है, यानी कि रासुका लग जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग जाता है, तो जल्दी तुरंत उसको 24 घंटे में पेश करना आवश्यक नहीं है। यानी कि दो अपवादिक दशाएं हैं जो ये अध्याय 8 को आपका आईपीसी के अध्याय 8 से भी जोड़कर आप पढ़ेंगे। तो आईपीसी के चैप्टर 8 में है क्या, चैप्टर 8 में जो परिशांति के लोक प्रशांत परिशांति के विरुद्ध अपराध है, उसी का उल्लेख किया गया है। यानी कि आईपीसी के अध्याय 8 में आपका सेक्शन 141 से लेकर 160 तक में ऐसे अपराधों का उल्लेख किया गया है जो आम जनता की शांति व्यवस्था भंग करते हैं, यानी कि समाज की पीस को क्या करते हैं, डिस्टर्ब। तो ऐसी दशा में आपका अनलॉफुल असेंबली हो गया, विरुद्ध जमाव हो गया, बलवा हो गया, दंगा हो गया, आपका सामान्य उद्देश्य हो गया, इत्यादि जो अपराध है, ये लोक प्रशांति पर क्या डालते हैं, प्रभाव। तो ऐसी दशा में अगर ये आशंका हो कि यह व्यक्ति हंगामा कर सकता है, ऐसा कोई कार्य कर सकता है जिससे कि लोक प्रशांति भंग हो सकती है, तो न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आपका किस अध्याय में अप्लाई किया जाता है, सीआरपीसी के अध्याय 8 में। अर्थात अध्याय 8 में जो धाराएं हम 106 से लेकर 124 तक में बताएंगे, ये दंड देने के लिए नहीं है। तो दंड देने के लिए नहीं है, तो ये परहेज करने के लिए है, इलाज के लिए नहीं। किसके लिए है, आपका प्रिवेंशन करने के लिए, इलाज के लिए नहीं। आपका और भी बताया गया था भाई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का जो सिद्धांत है आपका, ये सुबह वाले बैच में रीट में भी बताया गया था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर प्रतिषेध या प्रोविशन की रीट में लागू होता है कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारता से बाहर जाकर मामले की सुनवाई कर रहा है, तो उस सुनवाई पर रोक लगा दी जाती है। यानी कि पेंडिंग अवस्था में ही मामले को क्या किया जाता है, ताकि निर्णय न दे सके। अगर निर्णय दे देता है तब इलाज करना पड़ेगा और रिट दूसरी जारी होगी, उत्प्रेषण या ससुरारी। यानी कि ये अध्याय फिर एक बार याद रखिए,
दंडात्मक नहीं है, बल्कि ये जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे, ये चैप्टर आपका कैसा है, प्रिवेंटिव है, निवारणात्मक है। यानी कि अब आगे बढ़ा जाए। इस अध्याय में 5 ऐसी दशाएं बताई गई हैं, यानी कि 5 ऐसे कंडीशन बताए गए हैं जहां की कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, न्यायिक नहीं भाई, आपका मैं फिर कह रहा हूँ, कौन मजिस्ट्रेट, कार्यपालक। न्यायिक आ सकता है, उसका बताया जाएगा, वो एक सेक्शन बाद में बताया जाएगा 4, 7, 8 को रिलेट करके। लेकिन अभी ये समझिए कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि कितनी दशाएं या कंडीशन दी गई है जहां की प्रतिभूति मांगी जा सकती है, तो क्या मारेंगे, 5। 5 याद रखें, जहां जहां 5 5 5 का सिद्धांत है, कम से कम उसको रट डालना है। पहला तो आपका अध्याय 8 में मिला, दूसरा आपका 141 में मिलता है, यानी कि 141 आईपीसी में अनलॉफुल असेंबली या अवैध सभा या विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 5। वहां भी कितने लोग, 5। बिहार पूछा कि बलवा के लिए कम से कम कितने लोग, तो राइट के लिए भी कम से कम कितने लोग, 5। और डकैती के लिए कम से कम कितने लोग, 5। और आपका कितनी कंडीशन सीआरपीसी के अध्याय 8 में दी गई है, 5। पांचों अभी हम बताएंगे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन उठता है, जे में कॉन्ट्रैक्ट में भी उठता है, संविदा अधिनियम में भी 5 याद रखना है कि कोसाई कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कल्प, यानी कि कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, कितने प्रकार के कोसाई कॉन्ट्रैक्ट का संविदा अधिनियम में वर्णन है, तो वह भी 5 है। 68, 69, 70, 71 और 72, कितना हुआ, 5। यानी कि 5 ऐसे संव्यवहार दिए गए हैं जो संविदा न होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट संविदा मान लेता है। संविदा नहीं है, यानी कि धारा 10 की शर्तों की पूर्ति नहीं किया वह करार, फिर भी जबरदस्ती कानून क्या मान लेता है, संविदा। तो इसको डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो अलग बात है, 5 का नियम बताया गया। अब आगे आइए। अब आपका सेक्शन पहले तोड़ा जाता है। 106 से लेकर 110 तक एक एरिया में पढ़ेंगे, और आपका 111 से लेकर 124, यानी कि इस अध्याय को 2 वर्गों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। अध्याय 8 को पहला भाग आपका है 106 से लेकर 110 तक, जो सब्सटेंसिव प्रावधान करता है, यानी कि जिसमें सारवान प्रावधान है, मौलिक प्रावधान है। तो 106 से लेकर और 110 तक कितनी दशाएं दी गई हैं, 5। 106, 107, 108, 109, 110 सेक्शन भी यानी कि इसमें श्योरिटी मांगे जाने के बारे में सब्सटेंसिव प्रावधान है, और जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वह प्रोसीजर या प्रक्रिया कहाँ दी गई है, तो 111 से लेकर 124 तक, यानी कि 111 से लेकर 124 तक। तो ये 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। इसके बाद आपका कितनी दशाओं में गारंटी मांगी जा सकती है, तो आपका फिर हम तोड़ते हैं, पूरी धाराओं को आपको तोड़ना पड़ता है, यानी कि जो 5 दशाएं हैं उन 5 दशाओं को अलग अलग याद करना पड़ेगा, सेक्शन मिलाने के लिए आता है। 106 हम बनाते हैं, 107 बनाते हैं, 108, 109, 110, भाई रट कर जाइएगा, इसमें कोई ये नहीं है, मिलाने के लिए आता है। 106 में परिशांति के लिए, 107 में भी परिशांति के लिए, 108 में गुड बिहेव बनाए रखने के लिए,
यानी कि सदाचार के लिए 109 में भी सदाचार गुड बिहेव और 110 में भी किसके लिए सदाचार। तो फिर एक बार बंटवारा करिए। कितनी दशाओं में परिशांति मांगी जा सकती है, यह भी हमने बताया। टोटल कितनी दशाएं निकली? 5। अब इसी में अंदर बंटवारा करना है कि परिशांत या पीस बनाए रखने के लिए कितनी दशाओं में परिशांति मांगी जा सकती है। तो अगर क्वेश्चन केवल पीस दे यानी कि आपका परिशांति दे तो 2 कंडीशन मारिएगा, यानी कि धारा 106 और 107 किसके लिए है? परिशांति के लिए। और कितनी दशाओं में गुड बिहेव या सदाचारी बने रहने के लिए प्रत्याभूति मांगी जा सकती है। तो कितनी दशाएं बची? 3। यानी कि 3 दशाओं में सदाचार के लिए गारंटी और 2 दशाओं में किसके लिए? आपका परिशांति के लिए। अब आगे इसका बंटवारा करिए। समय निकाला जाए भाई, समय भी पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण। 106 के तहत अधिकतम कितने समय तक के लिए प्रत्याभूति मांगी जा सकती है? तो 106 के में आए तो 3 वर्ष मारिए, यानी कि 106 के सही है ना, देखिए 106 के तहत अधिकतम कितने वर्षों के लिए श्योरिटी मांगी जा सकती है? तो 3 वर्ष के लिए। 107 में आए, इधर ही लिखते हैं क्योंकि और भी बनाना है ना इसमें चार्ट। 106 के तहत अधिकतम 3 साल, रट कर जाइएगा, अधिकतम मैं बता रहा हूँ। 107 के तहत अधिकतम 1 साल, 108 के तहत अधिकतम 1 साल, 109 के तहत 1 साल और 110 के तहत अधिकतम 3 साल। ये रट्टा मार कर जाना है और कोई उपाय इसमें नहीं है कि हम यानी कि ये पांचों याद करके जाना। अधिकतम कितने समय के लिए श्योरिटी मांगी जा सकती है तो सेक्शन वाइज याद करके जाना है। इसके बाद आपका जो पढ़ना है कि किस धारा में किस चीज के लिए श्योरिटी मांगी जाती है। तो पांचों धाराएं किसके किसके लिए बनी है ये आपको कह सकते हैं कि रट्टा मारना है। अब देखिए आपका 106 के तहत आपका न्यायालय परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति मांगता है जब वह किसी अभियुक्त को कुछ अपराधों के लिए दंडित करता है। फिर एक बार समझिए, यानी कि सेक्शन 106 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं मांगते बल्कि न्यायालय ही मांगता है। तो न्यायालय कब व्यक्ति से कहेगा कि तुम परिशांति कायम रखने के लिए श्योरिटी दो? तो जब न्यायालय किसी अभियुक्त को कुछ अपराधों के लिए सजा देता है। तो कुछ अपराधों में कौन सा अपराध है ये आगे सेक्शन वाइज बताया जाएगा। लेकिन फिर याद रखिए आपका 106 के तहत कौन मांगता है? न्यायालय। यानी कि इसका मतलब एक उदाहरण भी देखा जाए सब पे, क्योंकि भाई उदाहरण से ही आपका पांचों पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक उदाहरण सब पर मैं शुरुआती दौर में बता रहा हूँ, बेर एक्ट अभी शुरू करने के पहले। मान लीजिए एक अभियुक्त था, वह बलवा किया था। बलवा किया था मतलब कि ऐसा अपराध किया था जिसमें कि लोक प्रशांति क्या हुई थी? भंग। न्यायालय ने एक को बलवा के लिए दंडित किया और न्यायालय को ये लगता है कि जब ये जेल से छूटेगा तो फिर पीस को या परिशांति या शांति को डिस्टर्ब कर सकता है। तो न्यायालय निर्णय में ही ये लिखेगा कि तुम आपका मन अधिकतम 3 साल के लिए 3 साल के लिए परिशांति कायम करने के लिए बांड भरो, यानी कि गारंटी दो। और जब तुम जेल से छूटना तो 3 साल तक क्या करना? परिशांति कायम रखना।
और जैसे ही व्यक्ति जेल से छूटा और अगर ऐसा कोई अपराध किया जिसमें कि परिशांति माने अपराध कर दिया कोई, तो अब ये माना जाएगा कि उसने जो गारंटी दिया था उसका भंग किया और भेजा जाएगा जेल। भाई गारंटी भंग करने पर कहाँ भेजा जाएगा? जेल। तो एक लाइन और चलते रहा जाए कि अगर किसी व्यक्ति का यहाँ अभियुक्त से मांगा जाता है 106 में, यदि किसी अभियुक्त से जिसे न्यायालय ने दंडित किया हो परिशांति कायम रखने के लिए 106 सेक्शन के तहत प्रत्याभूति मांगी है और वह व्यक्ति प्रत्याभूति या गारंटी नहीं देता, तो अधिकतम कितना कारावास हो सकता है, यानी कि वह अधिकतम कितना दिन जेल भेजा जा सकता है। तो एक कंसेप्ट बना लीजिए सेक्शन का, जितने दिनों के लिए प्रत्याभूति अधिकतम मांगी जा सकती है उस धारा में पूछे तो अधिकतम उतने दिन तक उसे जेल भेजवाइएगा। यानी कि अगर आपका 106 में पूछे और कोई एक्स्ट्रा समय न दिया रहे कि कितने दिन के लिए प्रतिभूति मांगी गई है, तो न देने पर कितने दिन जेल में रहेगा? 3 साल। अगर ये लिख दे कि 2 साल के लिए प्रतिभूति मांगी गई, नहीं दिया तब क्या होगा? तो 2 साल जेल भेजवा दीजिएगा। पूछा जाता है समस्यात्मक प्रश्न। 1 साल के लिए 106 में मांगी गई, नहीं दिया तो कितने दिन जेल जाएगा? 1 साल। याद रखिएगा। लेकिन अधिकतम कितना मांगा जा सकता है 106 के तहत? 3 साल। तो एमपी तमाम राज्यों में पूछा है सेक्शन वाइज, तो आप कितना मारेंगे? 3 साल। देखिए एक और क्वेश्चन मॉडल यहाँ बनाना है प्री के लिए। वह मॉडल ये बना है कि प्रतिभूति देने में असफल होने के कारण अधिकतम कितने दिनों तक का कारावास हो सकता है। तो आप लोग बताइए अधिकतम, यानी कि पांचों को अब मिक्स करके पूछ रहा है, अलग अलग नहीं। तो पांचों को जब मिक्स करके पूछे तो आपको सतर्क ये रहना है कि अधिकतम कितने दिनों के लिए मांगा ही जा सकता है। तो आपका अधिकतम कितने दिनों के लिए? 3। तो नहीं दिया तो अधिकतम कितने दिन जेल में जाएगा? 3 साल। मैंने पांचों को एक साथ पूछा जाता है, कोई स्पेशल सेक्शन नहीं। सेक्शन वाइज पूछे तो उस हिसाब से कवर करना है, और सेक्शन वाइज न पूछकर एमपी में पूरा समाहित करके पूछा है तो अधिकतम देखा जाएगा कितना? 3 साल। अब आइए, ये जो 4 धाराएं बची हैं फिर एक बार देखिए, ये सेक्शन याद करके जाइए। इन 4 धाराओं में जो गारंटी मांगी जाती है वह आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा नहीं मांगी जाती, बल्कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मांगी जाती हैं। यानी कि डीएम साहब मांग सकते हैं, एडीएम साहब मांग सकते हैं और एसडीएम साहब। याद रखिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं। अब ये है कि भाई 107 बहुत अप्लाई गाँवों में होती हैं। आपका जैसे कि 107/116 की नोटिस पहुंच जाती है। यानी कि आप सुने होंगे गाँव में जैसे कि 107/116 की नोटिस पहुंच जाती हैं। इसका मतलब ये, वो लोग एकदम गांव में परेशान हो जाते हैं कि क्या आ गई नोटिस। जबकि नोटिस का मतलब ये आया कि आप गारंटी दीजिए मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यपालक कि आप इतने दिनों तक समाज में परिशांति क्या करेंगे? बनाए रखेंगे। तो भाई जाकर अपना खुद जाइए, चाहे वकील के माध्यम से जाइए, गारंटी दे दीजिए। कोई फांसी पर थोड़े चढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर गारंटी नहीं दिए तो तुरंत कहाँ भेजा जाएगा? जेल। तो गारंटी दे दीजिए, उसके बाद परिशांति कायम रखिए। तो लोग गांव में बहुत डर जाते हैं कि
कि 107/16 की कार्रवाई हो गई। 107/116 का मतलब ये हुआ कि 107 के तहत परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूत की मांग की गई है और आपसे प्रतिभूत ली जाए कि नहीं। 116 में इसकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभी जांच कर रहे हैं और जब जांच में ये क्लियर हो जाएगा कि आपसे आशंका है कि आप परिशांति भंग कर देंगे, तो 117 में अंतिम आदेश देंगे कि अब आकर सियोटी क्या करो, भरो। 116 में आपका जांच की जाती है। यहाँ एमपी ने भी क्वेश्चन बनाया है कि जांच कैसे की जाएगी। तो जैसे समन मामलों में साक्ष्य लिया जाता है। दूसरा यूपी में क्वेश्चन बना है कि सामान्यतः जांच कितने माह में पूरी कर लेनी चाहिए। 6 माह। दो क्वेश्चन बना है, हम भी बताएंगे। एक तो तरीका और दूसरा समय। अभी आने दीजिए, वही तो भूमिका ही चल रही भाई। 107 देखिए भाई, फिर से आपका 107 में परिशांति कायम रखने के लिए आपका सियोरिटी मांगी जाती है। वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा मांगी जाती है और अधिकतम 1 साल के लिए मांगी जाती है। तो अगर दोष सिद्धि पर मांगा जाए, जब सजा किसी को दी जाती है तब मांगा जाए तो 106, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट मांगे तो कौन सी धारा, आपका 107। दोनों में किसके लिए गारंटी मांगी जाती है, तो आपका याद करना है, दोनों में जो गारंटी मांगी जाती है पीस बनाए रखने के लिए। लेकिन अंतर है, आपका 107 में अधिकतम कितने साल के लिए, ज्यादातर यही धारा यूज की जाती है। अभी हम बताएंगे, अभी तो भूमिका हो जाए पहले। अब 108 आइए। 108 से लेकर 1110 तक गुड बिहेव बनाए रखने के लिए, अर्थात सदाचारी बने रहने के लिए प्रत्याभूत या सियोरिटी या गारंटी मांगी जाती है कि तुम नैतिक काम करोगे, अनैतिक काम नहीं करोगे। तो भाई 108 में किसके लिए, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से। तो कल भी बताया गया था सीआरपीसी में कि सेडिशन या राजद्रोह कहाँ परिभाषित है, मैंने कहाँ दिया है आईपीसी में, 124A में, जिसे आप लोग देशद्रोह कहते हैं। जैसे इमरान खान ने कहा कि जितने हमारे विरोधी हैं वह देशद्रोही हो गए हैं, गद्दार हो गए हैं, और जाकर पीएम मोदी से गुपचुप तरीके से क्या कर रहे हैं, मिलते रहे हैं और जनता को उल्लू बनाते रहे हैं। अतः आपके हाथों में फैसला है, तो जनता के हाथों में फैसला थोड़े है, फैसला तो सांसदों के हाथों में है कि आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यानी कि कुर्सी बचाने के लिए जितना उपाय किया जा सकता है सरकारें करती हैं, और इसमें भाजपा सबसे तेज है भारत में। आपका इमरान खान देखिए कि बाउंसर फेंक पाते हैं कि नहीं। भाई क्रिकेट के महान खिलाड़ी रहे हैं, तो राजनीति में क्या गुल खिलाते हैं, अब ये तो भाई बता ही देगा। परसों तक आपका है, यानी कि आपका परसों तक आपका प्रस्ताव पर विचार होगा, वोटिंग होगी। तो यूपी में अगर रहता तो तुरंत अरबों खरबों भाजपा क्या करती देकर। और कई जगह आप एमपी में देख लीजिए, आपका उत्तराखंड में देख लीजिए, तमाम ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं जहाँ की करोड़ों अरबों देकर क्या की हैं, खरीद ली हैं गुपचुप तरीके से। आपका देखिए, फिर एक बार देखिए, तो राजद्रोहात्मक बातों को जो फैलाते हैं, यानी कि देश विरोधी नारे लगाने वाले हैं व्यक्ति, जैसे कि जेएनयू में लगता है हमेशा, तो ऐसे लोगों से भी सदाचारी बने रहने के लिए, यानी कि नैतिकता का पालन करो, देश के विरोध में क्या न करो, आपका बिगुल न बजाओ, तो ऐसे लोगों से सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभूति मांगी जा सकती है। और कितने समय के लिए अधिकतम मांगी जा सकती है, 1 साल। ये सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट मांग रहे हैं। अगला देखिए, 109 में
सस्पेक्टेड यानी कि जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं, यानी कि कोई बहुरूपिया है, कोई रंगा सियार है, या कोई संदिग्ध व्यक्ति है। संदिग्ध व्यक्ति है और उससे आशंका है कि वह अपनी उपस्थिति को छिपा रहा है और इसलिए छुपा रहा है कि मौका मिलते ही कोई संज्ञेय अपराध करेगा। मैंने अपनी उपस्थिति क्या कर रहा है, छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा है? कि जैसे ही मौका मिलेगा हम चौका मार देंगे, यानी कि मौका मिलते ही हम कौन सा अपराध करेंगे, कांगनिजेबुल यानी कि संज्ञेय। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहेंगे कि तुम सदाचारी बने रहने के लिए गारंटी दो कि 1 साल तक ऐसा काम करोगे कि नहीं करोगे, नहीं करोगे। तो आपका संदिग्ध में पूछा जाता है कि अगर मुंह बांध कर चला जाता है तो क्या ऐसे व्यक्ति संदिग्ध माने जाएंगे कि नहीं। तो तमाम हाई कोर्टों का इस पर निर्णय भी है। आपका पुरुष और महिला में अलग अलग निर्णय आया है। अगर कोई पुरुष अपना बहुरूपिया बन गया, यानी कि रंगा सियार बन गया, यानी कि आपका उसको और क्या कहते हैं भाई, बहुरूपिया बन गया, तो अभी हम एक दो उदाहरण और बताते हैं। अगर कोई पुरुष अपना मुख बांध कर चल रहा है तो उसे संदिग्ध माना जा सकता है, लेकिन अगर कोई महिला अपना मुख ढक कर चल रही है तो हाई कोर्ट ने उसे संदिग्ध व्यक्ति नहीं माना। ये कई हाई कोर्टों का डिसीजन है, इस पर तमाम विवाद उत्पन्न हुए। आगे देखिए, इसमें जो 109 में व्यक्ति आते हैं कम यूज किया जाता है। मैंने ऐसे व्यक्ति आते हैं जो आपका रंगा सियार का मतलब कि आपका कह सकते हैं कि अपना पहचान छुपा रहा है। पहचान छुपाना का मतलब कि इलाहाबाद में आया, दूसरे के नाम से आधार कार्ड बनवा लिया, दूसरे के नाम से आईडी बनवा ली, रूम ले लिया, लेकिन इरादा ये था कि हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, गढ़ेंगे। गढ़ेंगे मतलब क्या हुआ भाई, अपराध करेंगे, यहाँ रह कर तैयारी नहीं। और उसके बाद पुलिस क्या करे, फर्जी लगा दिए है आधार कार्ड, और पुलिस खोदते रहे, अपराध करके क्या हो जाएंगे, फरार। या जंगलों में छुप कर रह रहा है, आपका नालों में रह रहा है किनारे, या जो आपका वो ये ओवर ब्रिज होता है उसके नीचे छुप कर रह रहा है। बाबा जैसे दाढ़ी बना बढ़ा लिया है कि कोई पहचाने न, या चेहरा काला कर लिया है कि कोई पहचान न पाए इत्यादि। तो भाई बड़े बड़े जो आपका माफिया रहते हैं जब भागते हैं तो या तो साधु संत बन जाते हैं और क्या करते हैं, पूरा दाढ़ी ओढ़ी बढ़ा लेते हैं। कई पकड़े जाते हैं कुंभ में, यानी कि कई आपका बदमाश और बड़े बड़े अपराधी कुंभ में पकड़े जाते हैं। और जितने बदमाश हैं क्या बन जाते हैं 50% बाद में, बाबा। जैसे कि बाबा आत्महत्या किए थे तो साइकिल चुरा कर घर से भागे तो साधु बन गए। और यही आपका, यही तो आपका दूर दूर क्या जाना है भाई, बाघम्बरी मठ का ही मामला है। साइकिल चुरा कर घर से भागे तो बाबा क्या बन गए। तो आपका अभी आपका 110 भी आएगा कि आपका गुरु नंबरी तो चेला कितना नंबरी। तो थोड़ा सतर्क रहिए भाई। देखिए, तो आपका संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति की धारा में 109 अधिकतम कितने साल के लिए, रटे रहे 1 साल। कौन मांगता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब आइए 110 आया जाए। 110 भी काफी महत्वपूर्ण है और लगातार क्वेश्चन बन रहा है। 110 में थोड़ा प्री में अंदर जाकर भी बनता है। 110 पहले समझिए। कहावत ये कही जाती है कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, यानी कि इसको हम कहते हैं हैबिचुअल अफेंडर। हैबिचुअल अफेंडर का मतलब हुआ आभ्यासिक अपराधी। आभ्यासिक अपराधी का मतलब हुआ आदतन अपराधी, यानी कि ऐसा अपराधी जो समाज में अपराध करने के लिए, बार बार अपराध करने के लिए प्रसिद्ध है,
भले ही उसे न्यायालय ने कभी सजा न दी हो। यानी कि समाज में अपराध करने के लिए प्रसिद्ध है, भले ही न्यायालय से वह सजा न पाया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? 10 नंबरी, यानी कि आभासिक अपराधी या आदतन अपराधी। तो जिस प्रकार आपका कह सकते हैं कि आप पुलिस एक्ट में भी पढ़े कि आभासिक अपराधियों को कितने वर्गों में बांटा गया था? 2 वर्गों में। वर्ग क दुष्चरित्रों को कितने वर्गों में? 2। एक ऐसे दुष्चरित्र थे या ऐसे बैड कैरेक्टर वाले थे पुलिस एक्ट में जिनको सुधार जिनमें जिनमें सुधार की कोई संभावना नहीं थी, तो उनकी निगरानी कम अधिकतम माने अधिकतम कितने साल तक की जाएगी? 2 साल। और कुछ ऐसे भी अपराधी थे जो कुत्ते की दुम थे, यानी कि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो कम से कम 2 साल निगरानी, अधिकतम जीवन भर भी हो सकती है। पुलिस एक्ट में बताया गया है। यानी कि 110 पढ़िए तो थोड़ा पुलिस एक्ट भी क्या करिए, यूपी एपीओ के लिए ध्यान में रखिए। तो दुष्चरित्र ये है, यानी कि बैड करेक्टर वाले हैं, तो कहा जाता है कि अच्छा करेक्टर दर्शाना, इसके लिए गारंटी दो। तो गारंटी कितने साल के लिए मांगी जाती है? 3 साल। आइए इसमें एक दो उदाहरण दिया जाए तब आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि भाई अभी भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उसी से हमें लगता है कि क्वेश्चन आपका 90% आ जाना चाहिए। उसके बाद तो एक एक शब्दों को पढ़ाना है, ये सब आपका बीच में कम बताया जाता है। तो बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, यानी कि इसका मतलब पहले देख लीजिए समाज में जो पूछा जाता है भाई, 7 नंबरी कौन है? तो 7 नंबरी कोई पूछे कि 7 नंबरी कौन है, तो आप बताइएगा कि जो सीआरपीसी की धारा 107 में आता है। 8 नंबरी कौन है? तो जो जेएनयू वाले आते हैं, यानी कि जो हमेशा नारे लगाते हैं कि भारत तेरे क्या होंगे? टुकड़े। और 9 नंबरी कौन है? तो जो संदिग्ध हो, बहुरूपिया हो, रंगासियार हो, यानी कि अपनी उपस्थिति को क्या कर रहा है? छुपा रहा है। लेकिन ऐसे नहीं, क्या करने के लिए कि कोई कागनिजेबल ऑफेंस मौका मिलते ही हम क्या कर दें? कर देंगे। और 10 नंबरी कौन कहलाता है? जो किस धारा में आता है? 110 में, यानी कि बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। इसके बाद पूछा जाता है 20 नंबरी कौन है? तो आईपीसी की धारा 420 मारिएगा। अगर कहा जाए कि 420 है, कहा जाता है ना, तो कई बार 420 न कह के कई बार कहा जाता है 420 है गांव की भाषा में, कि 420 है। जैसे कि गांव में कहा जाता है या ये तो 20 है, या ये 20 वाला है, 20 वाला। तो 20 वाला का मतलब ये हुआ कि आपका बबली बंटी फिल्म वाला है। बबली बंटी फिल्म का मतलब कि फ्राडिया नंबर क्या है? 1। ताजमहल का मालिक नहीं है, बहुरूपिया बन गया, प्रतिरूपण कर दिया और ताजमहल बेचकर क्या हुआ महक जी? फरार। तो देखिए ना फिल्म, तो जाकर आज आप यूट्यूब पर भाई एक बार कम से कम देख लीजिएगा कौन सी फिल्म हम बता रहे हैं। हाँ देखिए बबली बंटी की बंटी बबली। भाई सही नाम बताइए भाई, नहीं तो सर्च करने में भी दिक्कत होगी। क्या नाम है? बंटी बबली? तो हमें भी सही नाम नहीं पता है, इसीलिए तो लोगों से पूछा जा रहा है भाई। या आप जाकर आज सर्च जरूर कर लीजिएगा, चाहे बबली बंटी हो या बंटी बबली, आपका कोई दिक्कत नहीं है। चाहे राम सीता कहे चाहे सीता राम, लेकिन बंगाल में विवाद होता है कि पहले सीता है क्यों, राम ही क्यों, पहले सीता कहे लोग। तो उससे हमें मतलब नहीं है भाई। आगे देखा जाए तो 10 नंबरी पर एक दो उदाहरण देखा जाए तब आपका 106 अब सेक्शन शुरू किया जाए। यानी कि बाप ने एक हाथ का सांप मारा तो बेटवा 10 कदम आगे निकला और कितना हाथ का मार दिया? 10 हाथ का। यानी कि बाप ने
एक औरत से छेड़खानी थी तो बेटवा निकला 10 हाथ का और कितने से छेड़खानी कर दिया। अब आगे अगर समझना है तो भाई देखिए, कई परम भक्त भी रहते हैं। तो आगे समझना है तो आप आसाराम बाबा बाबा देख सकते हैं। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। बाप भी जेल में उसी अपराध में है। तो बाप एक अपराध किया तो बेटे पर कई इल्जाम है। तो आप देख सकते हैं तमाम आपका, मैंने कह सकते हैं कि उदाहरण है। क्योंकि लोग नाराज भी हो जाते हैं, कोई अंध भक्त भी रहते हैं। तो भाई किसी की भावना को भाई फिर बता दिया जाए, उदाहरण को उदाहरण के रूप में लीजिए। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रहता। ये उदाहरण समझाने के लिए दिए जाते हैं, आपकी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। स्पष्ट मैं करना चाहता हूं भाई। फिर अब आइए 106 शुरू था। देखिए आपका अभी एक पॉइंट और, एक पॉइंट अभी छूटा ही रह गया, एक पॉइंट छूटा रह गया उसको भी। जो ये 106 में प्रतिभूति मांगी जाती हैं वह जमानतदार के साथ भी मांगी जा सकती है और बिना जमानतदार के भी। यानी कि प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित।